नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज और आप देख रहे हैं खबर की तह तक, क्योंकि हम हर खबर की तह तक जाएंगे। उस खबर के पीछे की सच्चाई क्या है, उस खबर का वजूद क्या है और उस खबर का प्रभाव क्या है, यह हम आपको बताते हैं हमारे इस खास बुलेटिन में खबर की तह तक में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज चंद्रयान 3 की, क्योंकि चंद्रयान 3 पर पूरे देश की नहीं बल्कि विदेशों की निगाहें भी टिकी हैं। आज चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग हो जाएगी। शाम करीब 6:04 पर जब चंद्रमा की सतह पर जो लैंडर है वो उतरेगा, उत्साह अलग ही देखने को मिलेगा। चंद्रयान 3 की तय समय सीमा पर जो सीमा थी, समय सीमा चंद्रयान 3 की, उसी पर लैंडिंग होने जा रही है। जांच इसरो की ओर से लगातार की जा रही है और पूरे तरीके से जो लैंडर है वो स्वस्थ बताया जा रहा है। सफल लैंडिंग के लिए देश भर में लोग इस समय प्रार्थना कर रहे हैं। चंद्रयान 3 की लैंडिंग कार्यक्रम से पीएम नरेंद्र मोदी सीधा जुड़ेंगे। दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर हैं और वहीं से वर्चुअली जुड़ेंगे पीएम मोदी, क्योंकि देश के लिए एक बड़ा दिन आज रहने वाला है। आज देश एक और इतिहास लिखने जा रहा है। जगह जगह पर पूजा और हवन भी किए जा रहे हैं। इससे खूबसूरत तस्वीर आपको कहीं से और देखने को नहीं मिलेगी, जो भारत का देश आपको दिखाता है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। आज चंद्रयान 3 की लैंडिंग होने जा रही है। उत्साह है लोगों में, जोश भी हाई यहां पर दिखाई दे रहा है। और साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें, क्योंकि देखिए जो आखिरी 19 मिनट है काफी ज्यादा अहम रहते हैं। चंद्रमा के अगर सतह पर कोई भी लैंडर यहां पर लैंड करता है तो जो 19 मिनट होते हैं जिसमें धीरे धीरे से स्पीड कम होगी लैंडर की, क्योंकि उस समय तक जो इसरो है, इसरो के साथ लैंडर का कोई भी संपर्क नहीं रहता है। ऑर्बिटर में जो भेजा गया है ऑपरेटिंग सिस्टम, उससे लैंडर का संपर्क रहता है और लैंडर का उसके साथ संपर्क रहने के कारण ये सबसे ज्यादा जो क्रूशियल टाइम है वो रहता है 19 मिनट। और उससे भी ज्यादा जो कहीं ना कहीं एक सस्पेंस की आप कह लीजिए, या फिर कहीं ना कहीं जो तमाम चीजें निकलकर सामने आती है कि कहीं आखिरी मिनट में कुछ गड़बड़ ना हो जाए, वो 1 मिनट, आखिरी 1 मिनट। तो कुल मिलाकर ये 19 मिनट ऐसे हैं जिन पर वाकई एक क्रूशियल टाइम कहना गलत नहीं होगा। और उम्मीद उसी को और ज्यादा आसान करने के लिए पूजा और हवन का दौर भी चला है। तो बिल्कुल देखिए, चंद्रयान 3 को लेकर आज पूरा दिन हम इस खबर पर बने रहेंगे, साथ ही बाकी खबरें भी आपको दिखाएंगे। और इस समय हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर अनिल मोर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा उत्तराखंड से ब्यूरो चीफ राव शफात अली भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिमला से ब्यूरो चीफ प्रदीप ठाकुर भी इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो चलिए, सबसे पहले अनिल मैं आपके पास आती हूँ। आप इसे आगे बढ़ाएंगे इस कार्यक्रम को, इस खास बुलेटिन को आज, क्योंकि देखिए चंद्रयान 3 की लैंडिंग चांद की सतह पर हो जाएगी और भारत में जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, विज्ञान और परंपराओं का संगम, ऐसा किसी देश में देखा नहीं जाता। तो अनिल, आपके पास मैं लौटूंगी और चलिए सबसे पहले ये तस्वीरें हम लगातार दर्शकों को दिखा देते हैं। ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो लोग हैं पूजा अर्चना कर रहे हैं। उत्तराखंड में गंगा आरती हो रही है, वहीं दूसरी तरफ उज्जैन महाकाल में आप देखिए शिव आरती के साथ जिस तरीके से लोगों ने मनोकामनाएं यहाँ पर मांगी और जो जयकारे यहाँ पर भगवान शिव के साथ चंद्रमा पर जो चंद्रयान 3 की लैंडिंग हो जाए सफल तरीके से, उसके लगाए गए ये बताने के लिए काफी है कि भारत भले ही विविधताओं वाला देश हो, लेकिन नमाज में भी इसकी दुआ की गई है कि चंद्रयान 3 की जो लैंडिंग है वो सफलतापूर्वक हो जाए। ये विविधता जब एकता के सूत्र में बनती है तो एक बड़ी ताकत बनकर उभरती है और ये बड़ी ताकत कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव एनर्जी जो जनरेट करती है हमारी उम्मीदों के साथ, वो चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए कितनी कारगर साबित होती है, आज ये सबके सामने, पूरी दुनिया के सामने ये दिख जाएगा। तो खबर की तह तक में सबसे पहले हम बात कर रहे हैं चंद्रयान 3 की। अब चलिए चंद्रयान 3 को लेकर हम आपको बता दें, इससे पहले जिस तरीके से हमने देखा कि आखिरी बार प्रयास हुआ था, सफल नहीं हो पाया था। और पॉलिटिकल एडिटर अनिल मोर हमारे साथ एक बार फिर जुड़ चुके हैं। अनिल, काफी खास से दिन, परंपराओं और विज्ञान का संगम जहां भारत में देखने को मिल रहा है, उसका असर चंद्रमा की सतह पर होगा। चंद्रयान 3 की आज लैंडिंग होनी है। चंद्रयान 3 को लेकर जहां पूरे देश को गर्व है,
पूरे देश में उत्साह है, उतनी ही बेचैनी बनी हुई है लैंडिंग को लेकर। आज शाम 6:04 पर जो लैंडिंग होनी है, इसको लेकर कहीं ना कहीं पूरा देश जहां दुआएं कर रहा है, वहीं जो देश के साइंटिस्ट है वो लगातार प्रयासरत है कि जो चंद्रयान-3 की लैंडिंग होनी है एक सफल लैंडिंग हो, क्योंकि जो चंद्रयान-2 की जो लैंडिंग थी वो कहीं ना कहीं जो तीसरा फेज था उसमें वो सफल नहीं हो पाई थी। लेकिन चंद्रयान-3 को लेकर पूरे देश को उम्मीदें हैं, पूरी दुनिया को भारत से उम्मीदें हैं। जो आज चंद्रयान-3 की लैंडिंग होनी है, इसको लेकर जहां पूरा देश गर्व महसूस कर रहा है, जहां पूरे देश में उत्साह है, उतनी ही बेचैनी बनी हुई है हमारे देश के साइंटिस्टों की। कहीं ना कहीं उनकी धड़कनें भी कहीं ना कहीं उनमें बेचैनी भी ज़्यादा बढ़ रखी है कि जो लैंडिंग होनी है, जो लैंडिंग है बिल्कुल सफलतापूर्वक, जो चंद्रयान-3 है चांद पर सफलतापूर्वक लैंड हो सके। बिल्कुल अनिल, और हमारे साथ इस समय उत्तराखंड से जो ब्यूरो चीफ हैं राव शफात अली, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और इसी के साथ ही शिमला से ब्यूरो प्रदीप ठाकुर भी हमारे साथ बने हुए हैं। आप उनसे आगे इस चर्चा को बढ़ा सकते हैं। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश से हमारे दोनों वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं उत्तराखंड जाऊंगा राव अशफाक के पास कि किस तरीके को ले इस पूरे के पूरे बात करें जो चंद्रयान-3 की लैंडिंग होनी है, जहां पूरा देश बेचैनी से इंतजार कर रहा है कि लैंडिंग को लेकर। बिल्कुल, माफ कीजिएगा अनिल, आपको टोक रही हूं, और इसी के साथ जो स्टेट हेड है जितेंद्र चौधरी, आपको इत्तला कर दूं, वो भी जुड़ चुके हैं। देखिए राव साहब, पूरा देश इंतजार कर रहा है लैंडिंग को लेकर। उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड की जनता में कितनी बेचैनी है, कितना उत्साह है फिलहाल? अनिल, देखिए आज का दिन जो है सुनहरे अक्षरों वाला दिन है। पूरी दुनिया बेचैन है, लेकिन भारत में खुशी है, उत्तराखंड में खुशी है, और भारत के हर एक राज्य में खुशी है। मस्जिदों में दुआएं चल रही हैं, मंदिरों में प्रार्थनाएं चल रही हैं, माँ गंगा की जो है दुआएं चल रही हैं कि किसी तरह से जो शाम का वक्त होगा, जब विक्रम वहां पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, तो वो सकुशल उसको सॉफ्ट लैंडिंग कर जाए। और ये एक ऐसा दिन है जो वाकई में बहुत यादगार होने वाला है, क्योंकि रूस है, अमेरिका है या चीन है, इनके पहले से ही वहां पर जो है सॉफ्ट लैंडिंग हो चुकी थी बहुत पहले। लेकिन अगर भारत की बात करें तो भारत एक नया इतिहास लिखने के लिए आज पूरी तरह से तैयार है, और यही खुशी है वासियों में। और दूसरा अनिल, क्योंकि चांद से हमारा रिश्ता ऐसा नहीं है, चांद से हमारा रिश्ता धार्मिक भी है, और हर सनातनी जानता है चांद की महत्वता को, हर इस्लाम धर्म वाला मानता है चांद की महत्वता को। ये सिर्फ वैज्ञानिक पहलू से नहीं देखा जा सकता, इसको बहुत अंदरूनी तौर पर गहरी सतह तक देखा जा सकता है। क्योंकि दूसरे देशों के लिए भले ही वो एक रिसर्च हो, वो एक ग्रह हो, लेकिन भारत के लिए जो मान्यता है चांद की, वो अलग ही है। और यही वजह है कि मंदिरों में, मस्जिदों में दुआएं चल रही हैं। और जब विक्रम वहां पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा और उसके अंदर से जब प्रज्ञान रोवर चांद पर जाएगा, दोनों एक दूसरे की तस्वीरें भारत में भेजेंगे, तो ये बहुत ही ऐतिहासिक पल होगा। और सबसे खास बात यह है कि जिस ध्रुव पर भारत ने विक्रम भेजा है, उस ध्रुव पर अभी तक किसी भी देश का कोई भी ऐसा चंद्रयान नहीं पहुंचा है। ये बहुत महत्व रखता है, और जिस तरह का रिसर्च भारतीय वैज्ञानिकों का है, ये पूरी दुनिया देख रही है इस वक्त भारत की ताकत को। पहले भी भारत की ताकत को पूरी दुनिया ने देखा, लेकिन आज का जो दिन है वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। और वक्त का इंतजार किया जा रहा है अनिल कि कब 6:04 होंगे और कब विक्रम लैंडर सॉफ्ट लैंडिंग चंद्रमा पर करेगा। और जो तस्वीरें आएंगी, सबसे पहले प्रज्ञान की तस्वीरें विक्रम खींचेगा और विक्रम की तस्वीरें प्रज्ञान खींचेगा। वो तस्वीरें कितनी महत्वपूर्ण होंगी भारत के लिए, ये पूरी दुनिया देखेगी। अनिल कहा सीधा हम देवभूमि चलेंगे। हिमाचल प्रदेश की जनता किस तरीके से दुआएं कर रही है कि जो चंद्रयान-3 की जो लैंडिंग होनी है, जो लैंडर है, बिल्कुल सॉफ्ट जो लैंडिंग हो जाए। प्रदीप, किस तरीके का कहीं ना कहीं उत्साह हिमाचल प्रदेश की जनता में लग रहा है, कितनी दुआएं हिमाचल के लोग कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए अनिल, हिमाचल प्रदेश की बात करें तो जो मिशन चंद्रयान है, चंद्रयान-3, उसको लेकर लोगों में उत्सुकता बहुत ज्यादा है, और उसके साथ साथ उत्साह भी ज्यादा है कि आज जो विक्रम लैंडर है वो आज लैंडिंग करने वाला है शाम को। और एक मिशन, जो एक बड़ा मिशन भारत की तरफ से उठाया गया था, वो आज सफलता के बिल्कुल नजदीक पहुंच गया है। तो उत्सुकता लोगों में बहुत ज्यादा है। हालांकि हमने हिमाचल में देखा कि जैसे बाकी कई राज्यों में तस्वीरें सामने आ रही हैं, लोग पूजा कर रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ इस तरह की चीजें नहीं है, क्योंकि एक तो आपदाग्रस्त भी है राज्य, लेकिन उत्सुकता बहुत ज्यादा है।
खासतौर पर स्कूली छात्रों की हम बात करें और उसको लेकर दिशा निर्देश भी हैं कि जब विक्रम लैंडर लैंडिंग कर रहा होगा, उस वक्त की जो तस्वीरें इसरो की तरफ से लाइव करवाई जाएंगी, उनको देखना है। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि उस वक्त का जो लाइव मौका होगा उसको कोई नहीं छोड़ेगा, चाहे वो स्कूली छात्र हो, चाहे विज्ञान में रुचि रखने वाले हो और बाकी भी जो बुद्धिजीवी लोग हैं, तो उस दौरान जरूर देखेंगे। लेकिन उत्सुकता लोगों में बहुत ज्यादा है। सीधा मैं हरियाणा जाऊंगा, चंडीगढ़। जितेंद्र चौधरी हमारे वरिष्ठ साथी है, जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, हरियाणा में तो जो स्कूल है खास तौर से शाम को खुले भी रहेंगे ताकि जितने भी स्टूडेंट हैं जो लैंडिंग की जो पूरी की पूरी प्रक्रिया रहने वाली है उसको लाइव टेलीकास्ट देख सकें। किस तरीके की तैयारियां की गई है हरियाणा में? देखिए, बिल्कुल आपने ठीक फरमाया। हरियाणा के अंदर इस पल को जो है स्कूलों के अंदर जो छात्र हैं, जो शिक्षक हैं, वो भी देख सके, क्योंकि अपने आप में भारत के लिए ये गौरव की बात होगी अगर चंद्रयान 3 जो है वो पूरे तौर पर सफल रहता है। 6:04 का जो वक्त है वो इसको लेकर के रखा गया है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी, अगर ये पूरा मिशन जो है वो सक्सेसफुल रहता है तो वे भी जो है देश की जनता के सामने मुखातिब होंगे। और इस बात को लेकर के रात भर करीब 40 वैज्ञानिक ऐसे थे जो ये कह सकते हैं कि नज़र बनाए रहे थे। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के वैज्ञानिकों की नज़र जो है इस पर बनी हुई थी। अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया के साथ भी जो है नासा की जो पूरी जो डाटा को लेकर के जो ये कह सकते हैं जो फ्रीक्वेंसी है उसकी तमाम चीज़ें जो हैं वो मैच की जा रही थी। वेरिफिकेशन को लेकर के कोई भी कोताही इसके अंदर ना रहे, इन तमाम चीज़ों को कहीं ना कहीं वेरीफाई करने का काम जो है वो किया जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ स्कूलों के अंदर जो है इस पूरे पल को लाइव दिखाया जा सके, इसको लेकर के भी व्यवस्था जो है वो की गई है। इसको लेकर के भी आदेश जो है वो जारी किए गए हैं और कल इसका पुनः प्रसारण भी दिखाने को लेकर के तैयारियां पहले से मुकम्मल की गई हैं। बिल्कुल जितेंद्र, यानी कि आज का जो दिन बेहद खास और इस खास दिन पर आप सभी की नजर बनी रहेगी और तमाम जानकारी हम आपके जरिए दर्शकों को पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए आप सभी हमारे साथ। और चलिए इसी के साथ दर्शकों को अब हम दूसरी खबर की ओर लेकर जाते हैं, जो है हिमाचल प्रदेश से मौसम की खबर। क्योंकि जाता हुआ मानसून भी इस समय हिमाचल प्रदेश को लगता है गहरे जख्म देकर जाने वाला है। हिमाचल में इस समय भारी बारिश का अलर्ट एक बार फिर जारी कर दिया गया है। 25 अगस्त तक भारी बारिश का ये येलो अलर्ट रहने वाला है। भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वीरवार तक प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश जारी रहेगी। चंबा, कांगड़ा, शिमला, कुल्लू, मंडी में बारिश का अलर्ट है। और ये सिर्फ हिमाचल प्रदेश की बात नहीं, उत्तराखंड से भी यही तस्वीरें सामने आई हैं। और उत्तराखंड हिमाचल दोनों को ही देवभूमि कहा जाता है। देवभूमि में इस बार जमकर मौसम ने उत्पात मचाया है और बहुत सारा नुकसान देवभूमि में हुआ है। चंडीगढ़ के भी यही हालात हैं। लेकिन ये तस्वीरें चलिए सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं। जो इस समय जो तस्वीर है वो ये बयां कर रही है किस तरीके से इस समय जो मौसम है वो आफत बनकर बरस रहा है। जी अनिल। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं जो मौसम है इस बार बिल्कुल भी रहम नहीं कर रहा। खास तौर से हिमाचल प्रदेश की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, लगातार बारिश हो रही है। एक बार फिर येलो अलर्ट इन दोनों राज्यों में किया गया है। सबसे पहले मैं हिमाचल जाऊंगा प्रदीप ठाकुर के पास। प्रदीप, एक बार फिर हिमाचल प्रदेश के तमाम जिलों को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया। फिलहाल क्या स्थिति है, किन कहां पर किन किन जिलों में भारी बारिश हो रही है, किस तरीके की तैयारी प्रशासन की तरफ से की गई है ताकि जो कहीं पर रास्ते अवरुद्ध न हो, सड़कें जाम न हो? बिल्कुल अनिल, देखिए अगर शिमला की अभी बात करें तो यहाँ पर बारिश हो रही है, धुंध भी यहाँ पर छाई है, विजिबिलिटी बिल्कुल कम हो गई है। और इसके साथ साथ मौसम विभाग ने 12 बजे तक के लिए अलर्ट जारी किया है और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसमें लाहौल स्पीति और किन्नौर को छोड़ दिया जाए तो जो बाकी 10 जिले हैं उसमें भारी बारिश होने की संभावना है। और इसके साथ साथ बाढ़ की चेतावनी भी अभी कुछ देर पहले ही जारी की गई है 9 जिलों के लिए। तो कहीं ना कहीं जो मौसम है वो अभी भी कहर बरपा रहा है। हमने पिछली कल रात को भी देखा कि लगातार 1 बजे के बाद बारिश का दौर शुरू हुआ और वो लगातार चलता रहा सुबह तक। और अभी भी बारिश चल रही है और जो ऊंचाई वाले इलाके हैं वहां पर विजिबिलिटी जो है वो बिल्कुल कम हो गई है। शिमला में बिल्कुल कम विजिबिलिटी हो गई है। बिना फॉग लाइट ऑन किए बगैर कोई भी सड़क पर जो है वाहन नहीं चल सकता है, ऐसी स्थिति शिमला में बनी हुई है। लेकिन नुकसान प्रदेश में बहुत ज्यादा हो रहा है। अलग अलग जिलों में बारिश की खबरें हैं।
जो 8 से 10 जिले हैं, अगर लाहौल स्पीति किन्नौर को छोड़ दिया जाए तो बाकी जिलों में बारिश हुई है, कहीं कम हुई है, कहीं ज्यादा हुई है। सोलन जिला में बादल फटने की भी सूचना है। तो ऐसे में दिन तक ये इस तरह की सूचनाएं बढ़ सकती हैं। लैंडस्लाइड की खबरें जो है अभी आ रही हैं, और इसके साथ साथ शिमला में जो रोड पहले से ही ब्लॉक चल रहे हैं, अवरुद्ध चल रहे थे, वो अभी भी अवरुद्ध चल रहे हैं। यानी शिमला के मुख्य सड़क मार्ग की हम बात करें, जो छोटा शिमला से राज्य सचिवालय के लिए जाता है, तो वो सड़क भी अभी टॉयलेट के पास बंद है, क्योंकि वहां हिमलैंड के पास एक लैंडस्लाइड किए गए 25 तारीख तक पर वो बंद चल रही है। स्कूलों की छुट्टियां की गई है। बिल्कुल जी अनिल। देखिए, बिल्कुल जो हिमाचल की स्थिति है प्रदीप ने बताई है, यही हाल उत्तराखंड में लग रहा है, क्योंकि उत्तराखंड में भी जो बारिश है बिल्कुल तेज़ बारिश हो रही है। अलर्ट वहां पर भी जारी किया गया है। राव साहब, अगर उत्तराखंड की बात करें, येलो अलर्ट कहां कहां पर जारी किया गया, किन किन जिलों के लिए येलो अलर्ट है, किस तरीके की जो तैयारी है प्रशासन की तरफ से की गई है कि जो रास्ते अवरुद्ध न हो, कहीं अगर लैंडस्लाइड हो जाए तो रास्ते तुरंत खोल दिए जाए? सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड जोन बने हुए हैं। हालांकि उत्तराखंड के हालात बहुत बेहतर नहीं है, जैसे हिमाचल के हालात हैं उसी तरह उत्तराखंड के हालात हैं। लिंक मार्ग करीब 200 हैं ऐसे जो टूट चुके हैं, बहुत सारे ब्रिज हैं, पुल हैं जो टूट चुके हैं। अभी क्योंकि चारधाम यात्रा भी चल रही है तो राज्य सरकार के लिए बहुत परेशानी है। इस वक्त अगर बात करें तो येलो अलर्ट की, तो नैनीताल जिला है, देहरादून है, हरिद्वार है, पौड़ी है, चंपावत है, ये वो जिले हैं जहां पर बल्कि येलो अलर्ट नहीं है अनिल, रेड अलर्ट है आज। और पूरे दिन आज आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे मेरे साथ पूरी बारिश हो रही है, और पिछले करीब 48 घंटे से अनिल यहाँ पर बारिश है। पूरा जनजीवन, वो चाहे शहर हो, वो चाहे गांव हो, ग्रामीण क्षेत्र हो, दूरस्थ क्षेत्र हो, सभी जगह जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है इस वक्त, और परेशानी बनी हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद समीक्षा बैठक कर रहे हैं। आपदा कंट्रोल रूम में भी वो पहुंचे थे, अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए थे, और साथ ही अपील भी की जाती है अनिल, क्योंकि उत्तराखंड में बाहर से बहुत ज्यादा श्रद्धालु आते हैं, पर्यटक आते हैं, उनसे अपील की जाती है कि एक बार मौसम की एडवाइजरी देख लें। बहुत सारी घटनाएं उत्तराखंड में हुई हैं, जनधन का बहुत नुकसान हुआ है, बहुत सारी मौतें हुई हैं, लैंडस्लाइड में बहुत सारे लोग दबे हैं। टिहरी की बात करें, चंबा की बात करें, उत्तरकाशी की बात करें, देहरादून की या मसूरी की बात करें, तो ये तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जो इस वक्त आपदा का दंश झेल रहे हैं। और दिशा निर्देश देखिए लगातार जारी किए जाते रहे हैं। मौके पर टीमें पहुंचती हैं, कहीं कहीं थोड़ा सा देर हो जाती है। एसडीआरएफ की टीमें उत्तराखंड में मौजूद हैं, एसडीआरएफ की टीमें यहाँ पर मौजूद हैं, एनडीआरएफ की टीमें मौजूद हैं, जिला प्रशासन पहुंचता है, लेकिन रेस्क्यू करने में अनिल थोड़ा सा वक्त लग जाता है उन इलाकों में जहां पर मार्ग टूट जाते हैं, पुल बह जाते हैं, तो थोड़ा दिक्कतों का सामना उत्तराखंड को करना पड़ता है। बिल्कुल। खैर, आप अभी सबसे पहली प्राथमिकता मुख्यमंत्री साहब भी लगातार अधिकारियों के संपर्क में है, जो कंट्रोल रूम बना रखा है, लगातार तमाम जिलों की क्या स्थिति है, स्थिति का जायजा लिया जा रहा है। अनिल देखिए, क्योंकि सचिवालय में आपदा कंट्रोल रूम बना हुआ है, और इसी आपदा कंट्रोल रूम से तमाम जो जिले हैं, 13 जिले हैं उत्तराखंड के, वो कनेक्ट हैं। यहाँ से नजर रखी जाती है, कैमरों के माध्यम से भी, फोन कॉल्स के माध्यम से भी। किसी तरह की अगर कोई घटना होती है, कोई सूचना होती है, तो आपदा कंट्रोल रूम से उस सूचना को फॉरवर्ड किया जाता है। तुरंत मौके पर एसडीआरएफ की टीमें या स्थानीय प्रशासन या एनडीआरएफ की टीमें पहुंच जाती हैं। और अगर कहीं कोई मार्ग बंद है, एनएच मार्ग बंद है या लिंक मार्ग बंद है, तो उसके लिए पीडब्ल्यूडी की टीमें पहुंच जाती हैं। लेकिन कुछ इलाके ऐसे होते हैं जहां मार्ग खोलने में थोड़ा सा वक्त लगता है, और यही वजह है कि करीब 200 से ज्यादा ऐसे मार्ग हैं इस वक्त उत्तराखंड में जो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं, लिंक मार्ग टूट चुके हैं। जो दूरस्थ रहने वाले ग्रामीण के लोग हैं उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि बरसात से पहले, मानसून से पहले राज्य सरकार ये सुनिश्चित कर लेती है कि खाद्यान्न सामग्री का संकट ना हो, यानी खाने की वस्तुओं की कोई किल्लत ना हो, इसको लेकर के पहले से सुनिश्चित कर लिया जाता है। लेकिन फिर भी बहुत सारी ऐसी जरूरतें होती हैं जिनको परेशानी मान सकते हैं। मान लिया किसी की तबीयत खराब है अनिल, तो उसको कैसे एकदम से, क्योंकि रोड कनेक्टिविटी टूट जाती है, एयर कनेक्टिविटी बहुत कम है उत्तराखंड में, ये तो तमाम दिक्कतें इस वक्त उत्तराखंड में है। बिल्कुल। देखिए, चंडीगढ़ भी जाएंगे। चंडीगढ़ में हमारे साथी हैं जितेंद्र चौधरी, क्योंकि पहाड़ों में जितनी बारिश होगी उतनी चिंता मैदानी इलाकों की बढ़ जाती है। हिमाचल में जितनी बारिश होगी उतनी चिंता हरियाणा की, पंजाब की बढ़ जाती है। जितेंद्र, अगर चंडीगढ़ में भी रात से बारिश हो रही है, हरियाणा में किन किन जिलों में बारिश हो रही है फिलहाल?
देखिए बिल्कुल चंडीगढ़ के अंदर इस वक्त हम मौजूद हैं और इस वक्त भी जो बारिश है वो यहाँ पर बनी हुई है। हल्की बरसात जो है देखने के लिए मिल रही है। रात में जो है कुल मिलाकर के जो अलर्ट के मुताबिक अगर हम बात करें तो उत्तर हरियाणा के करीब 13 जिले ऐसे थे जो इसको लेकर के प्रभावित थे। पंचकुला चंडीगढ़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो बारिश है रात में काफ़ी तेज़ बारिश जो है वो देखने के लिए मिली थी। जहाँ तक बात की जाए मैदानी इलाकों की, आपने ठीक कहा, हिमाचल के अंदर भी जिस प्रकार का अलर्ट है उसका असर जो है वो सीधे तौर पर मैदानी इलाकों और हरियाणा पंजाब पर पड़ते हुए नजर आता है। इसके बाद दिल्ली भी इसकी चपेट में आते हुए हाल ही की जो बारिश है उसमें देखने के लिए मिला था। लेकिन सीधे तौर पर जब पानी जो है मैदानी इलाके में जहां से उतरता है वो इलाका पंजाब और हरियाणा का ही है, तो ऐसी स्थिति में काफ़ी दिक्कतें जो हैं वो पहले भी देखने के लिए मिली हैं। सरकार की तरफ से राहत के तौर पर क्षतिपूर्ति पोर्टल में प्रावधान जो है इसको लेकर के किए गए थे और फिलहाल ये बारिश जो है अगर लगातार होती है, क्योंकि जिस प्रकार का अलर्ट है उसके मुताबिक अगर हम बात करें तो करीब 36 घंटे तक जो है मौसम इसी प्रकार का रहने वाला है। तो ऐसी स्थिति में ये कहा जा सकता है कि बारिश अगर जो है उम्मीद से अधिक होती है तो परेशानी जो है लोगों की बढ़ सकती है। इसको लेकर के खासी दिक्कतों का सामना जो है वो लोगों को करना पड़ सकता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में जब पहले भी हमने देखा कि अंबाला के अंदर किस प्रकार की स्थिति हुई थी, कुरुक्षेत्र के अंदर किस प्रकार की स्थिति हुई थी और उसके बाद जगह जगह स्थिति जो है वो बेकाबू होते हुए बिल्कुल जितेंद्र, मैं एक बार हमारी सहयोगी हरसिमरत से भी बात करने की कोशिश करूंगा। हरसिमरत, अगर पंजाब की बात करें, क्योंकि हिमाचल की बारिश का काफ़ी खामियाजा पंजाब को भुगतना पड़ा, पंजाब में फिलहाल क्या स्थिति है? क्योंकि पंजाब में पिछले दिनों भी लगातार बारिश के जो हालात थे, बाढ़ के हालात थे, वो बने रहे। जी बिल्कुल, आपको ये बताएं कि फ़िलहाल अगर पंजाब की बात की जाए तो हिमाचल का जो पानी है, यानी कि कहा जाए कि पहाड़ों का जो पानी है वो अब मैदानी इलाकों की तरफ बढ़ रहा है। पंजाब में बात की जाए तो एक बार फिर से 8 से 9 ज़िले जो हैं वो बाढ़ की तबाही में हैं, यानी कि पानी में डूबे हुए हैं। अभी पहले वाली जो बाढ़ का पानी ही वहां से नहीं निकला था, पर दूसरी बार फिर से ये डूब गए हैं। चाहे बात की जाए फाजिल्का की या बात की जाए फिरोजपुर की, तो वहां पर हालात ज़्यादा ख़राब है। हालांकि प्रशासन को किश्तियां जो है वो ज़रूर भेजी गई हैं, वहां पर राहत सामग्री भिजवाई जा रही है, पर कहीं ना कहीं लोग अभी भी मुसीबत में फंसे हुए हैं। उन लोगों की तरफ से मदद की गुहार जो है वो लगातार लगाई जा रही है। तो ये भी हम कह सकते हैं कि जिस तरह से बारिश का इस बार आसार हमें देखने को मिले हैं, कहीं ना कहीं लोग जो हैं इससे त्रस्त जरूर हैं, क्योंकि पहाड़ों का पानी आकर मैदानों पर मार कर रहा है। तो वहीं चाहे बात हो पंजाब की या हरियाणा की, तो जिले जो हैं वो डूबे हुए हैं फिलहाल। बिल्कुल हरसिमरत, और चलिए अब इसी के साथ आप बने रहिए हमारे साथ, और अब आगे हम राजनीति की भी बात कर लेते हैं। खबर की तह तक में 4 दिवसीय चंडीगढ़ दौरे पर हरियाणा कांग्रेस प्रभारी रहने वाले हैं। जी हां, हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया चंडीगढ़ में बैठकें करेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ उनकी बैठक रहने वाली है। आज सिरसा लोकसभा क्षेत्र के नेता और कार्यकर्ताओं के साथ वो बैठक करेंगे। 25 अगस्त को कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र के नेता और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। 26 अगस्त को अंबाला लोकसभा क्षेत्र के नेता और कार्यकर्ताओं के साथ उनकी बैठक रहने वाली है। 6 लोकसभा क्षेत्रों के नेता और कार्यकर्ताओं के साथ पहले ही उनकी बैठक हो चुकी है। जी अनिल। बिल्कुल, देखिए, हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बाबरिया लगातार सभी लोकसभा क्षेत्रों के जो कांग्रेस के नेता उनकी बैठकें ले रहे हैं। कई लोकसभा क्षेत्रों की जो बैठकें हैं वो दिल्ली में ले चुके हैं, अब चंडीगढ़ दौरे पर आए हैं। चंडीगढ़ दौरे पर किस तरीके का पूरा शेड्यूल रहने वाला है, हमारे जो वरिष्ठ सहयोगी है जितेंद्र चौधरी, स्टेट हेड, जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, जो प्रभारी दीपक बाबरिया का जो कार्यक्रम रहने वाला आगामी 3-4 दिन के लिए, क्या पूरा कार्यक्रम रहने वाला है? किन किन लोकसभा क्षेत्रों की बैठकें लेंगे, कौन कौन नेता मौजूद रहेंगे, किस तरीके से मिशन 2024 की तैयारी रहेगी? देखिए बिल्कुल, मिशन 2024 की तैयारियों को लेकर के ही ये 4 दिवसीय जो दौरा है, दीपक बाबरिया जो कि कांग्रेस के प्रभारी है, उनका ये दौरा माना जा रहा है। लोकसभा क्षेत्रों में 6 लोकसभा क्षेत्रों के जो नेता थे, जो कार्यकर्ता थे, उनके साथ वो पहले ही मुलाकात कर चुके हैं दिल्ली एनसीआर में, और अब 4 लोकसभा क्षेत्रों के जो नेता कार्यकर्ता हैं उनके साथ मुलाकात का दौर जो है इस 4 दिवसीय प्रवास के दौरान एक लोकसभा के अंदर रहने वाला है। आज सिरसा लोकसभा क्षेत्र के जो नेता कार्यकर्ता हैं उनके साथ उनकी ये बैठक है, और इस बैठक में मुख्य तौर से आगामी जो चुनाव है उसमें किस तरीके से कमर कसी जानी है। देखिए अनिल, दर्शकों की जानकारी के लिए भी और एक राजनीतिक चर्चा के तौर पर भी हम बताना चाहते हैं कि हरियाणा कांग्रेस के पास, अगर हम हरियाणा में बात करते हैं तो लोकसभा की सीटों में होने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के पास एक भी सीट नहीं है।
हरियाणा प्रदेश के अंदर। ऐसी स्थिति में चुनौती बन जाती है भारतीय जनता पार्टी के लिए, जिसके पास 10 की 10 सीटें हैं। ऐसी स्थिति में ये देखना होगा कि जितेंद्र, इन बैठकों में जो कांग्रेस के नेता मिलने आते हैं प्रभारी से, एक तो वो संगठन की बात जरूर रखते होंगे कि संगठन हरियाणा में बनना चाहिए कांग्रेस का, कुछ नेता अपना दावा भी ठोकते होंगे कि हमें लोकसभा चुनाव लड़ना है। ये चर्चा किस तरीके की रहेगी? देखिए, बिल्कुल जहां तक संगठन की बात की जाए, यकीनन कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं वो इस बात को नुकसान के तौर पर भी और संगठन जल्द बनने की बात के तौर पर भी कहते नजर आते हैं। हमने कुछ ही दिन पहले खबरें अभी तक के माध्यम से जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं उदय भान, उनसे बात की थी। उनका ये कहना था कि करीब 10 सितंबर तक जो कांग्रेस का जो संगठन है वो तैयार हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में कार्यकर्ताओं को भी ये आस होती है कि जो संगठन है अगर वो जल्द तैयार किया जाए तो ऐसी स्थिति में उन्हें उनकी जिम्मेवारी पता होगी। क्या बिल्कुल जल्द आसानी होती है रणनीति को लेकर भी, चीजों को लेकर भी। जितेंद्र, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। आप सभी हमारे साथ बने रहिए, वापस हम आपके पास लौटेंगे। और चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर बता देते हैं। हरियाणा में कांग्रेस की लगातार गुटबाजी भी देखने को मिल रही है। जहां हिसार में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम में लोगों से सीएम बनाने के लिए समर्थन मांगा, तो वहीं सैलजा ने कहा कि सीएम कौन होगा ये हाईकमान को तय करना है। उन्होंने इशारों ही इशारों में नसीहत दी कि कांग्रेस में मैं और मेरा की राजनीति नहीं चलेगी। अब मैं तो एक बात आपसे बात करने जो मैं कह रहा था, मैं आपसे बात पूछने आया हूं, बात कर रहा सुनिए आपकी। भाई मेरी उम्र हो गई 76 साल और मेरे दिल में है 30। मैं आपसे इजाजत लेने आया हूं। भाई एक टक्कर इनसे लेना चाहता हूं, आपका साथ होगा, दोगे साथ? और अब सवाल आता है कि आपकी सरकार आ जाएगी तो आप क्या करोगे? एक बात याद होगी आपको कि जब हमारी सरकार थी, मैं एक बात कहा था मैंने, भाई लिख लो, अगर मैं भी सारा भला नहीं कर सका तो कोई भला नहीं कर पाएगा। जी अनिल, तो आपने भी ये तमाम बातें सुनी हैं और जिस तरीके से खबर सामने आ रही है, अब इस पर चर्चा। बिल्कुल जितेंद्र, तो हुड्डा साहब कह रहे हैं कि 76 साल की उम्र में एक टीस है, अगर आपका भला मैं नहीं कर सकता तो कोई नहीं कर सकता। क्या लगता है कांग्रेस में हुड्डा साहब भला करेंगे? कुमारी सैलजा, किरण चौधरी, रणदीप सुरजेवाला, एक लंबी चौड़ी लिस्ट है और सारे के सारे कहीं ना कहीं आज के वक्त एक से बड़े एक अपने आप में दावेदार है। क्या लगता है कांग्रेस की इस गुटबाजी का फायदा बीजेपी को होगा, सरकार को होगा, किसको होगा? देखिए, सीधे तौर पर अनिल, जो कांग्रेस है उसके अंदर हरियाणा में अगर हम बात करें, हालांकि जगह जगह कांग्रेस में यही गुटबाजी जो है वो बनी हुई है, लेकिन हरियाणा की अगर हम बात कर रहे हैं तो कांग्रेस के पास मुख्यमंत्रियों की कमी नहीं है। यानी कांग्रेस के जो तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं वो खुद को मुख्यमंत्री का दावेदार मानते हैं। खुद कुमारी सैलजा भी जो बैठक हुई थी इससे पहले, जब दीपक बावरिया तमाम जो डेलीगेट्स हैं उनसे मिलने के लिए आए थे, उनकी तरफ से भी ये कहा गया था। तो ये जो वजह है, ये सबसे बड़ी गुटबाजी की वजह है। और गुटबाजी सीधे तौर पर जो है वो नुकसान के तौर पर देखने के लिए मिलती है, क्योंकि जो कार्यकर्ता है उनको एडजस्ट कराने से लेकर के, क्योंकि जो संगठन है, अगर सूत्रों के हवाले से अगर हम बात करें तो संगठन ना बन पाने के पीछे भी कहीं ना कहीं गुटबाजी एक बड़ा कारण रहती है। इसी तरीके से टिकट वितरण में भी इसका असर देखने के लिए मिलता है। भूपेंद्र हुड्डा जहां 2019 के चुनाव से पहले इस बात को मान रहे थे कि उनकी जो सीटें हैं वो विधानसभा के अंदर 10-15 सीट से ज़्यादा नहीं आएंगी, वहीं चुनाव के बाद इस बात को भी कांग्रेस के नेता मानते नजर आए कि अगर टिकट वितरण ठीक प्रकार से हो जाता तो शायद वो सत्ता पर भी काबिज हो सकते थे। और बहुत सी टिकटों को गिनवाते हुए भी नजर आते हैं। जो निर्दलीय तौर पर जो नेता जीते हैं विधानसभा का चुनाव या दूसरी पार्टी में जाकर के जीते हैं, उनका आंकलन जो है वो करते हुए नजर आते हैं। और ऐसे नेताओं को केवल गुटबाजी की वजह से उस वक्त टिकट नहीं मिल पाया था।
और आज जो गुटबाजी है वो उसी प्रकार से बनी हुई है। कांग्रेस के अंदर प्रदेश अध्यक्ष बदले लेकिन संगठन नहीं बन पाया। और यह भी गुटबाजी की वजह बताई जा रही थी, क्योंकि अपने अपने कार्यकर्ताओं को तरजीह दिलवाने को लेकर के जो ये वरिष्ठ नेता हैं वो लगातार लॉबिंग करते हुए नजर आते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब संगठन नहीं होगा, जब अपनी अपनी जो है दावेदारी जो है पेश की जाएगी, ऐसी स्थिति में कांग्रेस जो है वो अलग अलग धड़ों में बंटती है, कार्यकर्ता भी बंटता है, और जो एकजुट होकर के जो ताकत चुनाव में झोंकने को लेकर के या फिर लोगों के बीच में जाने को लेकर के लगाई जानी चाहिए, वो नहीं लगाई जाती। हालांकि कांग्रेस के नेता बहुत स्मार्ट तरीके से इस बात को इनकार करते नजर आते हैं। उनका ये कहना होता है कि सभी अपने अपने स्तर पर कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं। ये कैमरे के बयान है, लेकिन साफ तौर पर लोग इस बात को जानते हैं कि ये आपसी गुटबाजी का परिणाम है, और इसी को लेकर के ये अलग अलग गुट जो है वो बनते नजर आते हैं। चाहे वो कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, किरण चौधरी के गुट की बात करें, या फिर दूसरी तरफ भूपेंद्र हुड्डा गुट की बात करें, जिसमें ये माना जा रहा है कि पूरे तौर पर उदयभान प्रदेश अध्यक्ष जो है वो भी पूरे तरीके से उन्हीं के साथ है। और ये भी कहा जा रहा था कि वे उन्हीं के तौर पर जो है उन्हीं के साथ जो है काम करने वाले प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर हैं। तो ऐसी स्थिति में ये अलग अलग गुट है, और इनका नफ़ा नुकसान जो है वो पहले भी कांग्रेस देख चुकी है, और अगर स्थिति यही बनी रहती है तो इसका नफ़ा नुकसान आगे भी इस प्रकार से रहने वाला है। जहाँ तक बात की जाए दावेदारी की, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से दी गई है, दावेदारी की बात में भूपेंद्र हुड्डा बड़े स्मार्टली पुराने अपने उदाहरण के माध्यम से ये बता गए कि उन्हें आगे भी इस प्रकार की जिम्मेदारी मिलती है तो वो लोगों का भला करने में किसी प्रकार की कोई भी कंजूसी या कोताही जो है उनकी तरफ से नहीं रहने वाली है। अब ये देखना है कि जब कांग्रेस के अंदरूनी स्तर पर जब इन बातों को लेकर के चर्चा होगी, क्योंकि बयानात तो मीडिया के समक्ष जो है वो आ चुके हैं, वहाँ किस प्रकार से पेश किया जाता है, क्योंकि कांग्रेस में कोई ज्वाइनिंग हो जाए या फिर कोई संकल्प पत्र हो जाए, उनको जब सामने रखना होता है तो दूसरे गुट के नेता उनसे इनकार करने से बिल्कुल भी पीछे हटते हुए नजर नहीं आते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये गुटबाजी जो है वो इसी प्रकार से रहने वाली है, और इस प्रकार के बयानात जो हैं वो आने वाले समय में भी कांग्रेस में इसी प्रकार से बने रहने वाले हैं, जब तक इस तरीके से जो धड़े हैं वो अलग अलग चल करके अलग अलग बयान देते रहेंगे। कांग्रेस में ये गुटबाजी के दौर जो है वो चुनावी समर में देखने के लिए मिलते रहेंगे। जी अनिल। और चलिए अब रुक करेंगे, अगली खबर की बात करेंगे, जहां मामन खान पर आरोप लगे हैं, और ये आरोप गंभीर आरोप है। जी हां, कांग्रेस विधायक मामन खान पर गंभीर आरोप लगे हैं। हिसार की रहने वाली महिला ने गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला ने विधायक को अपना पति बताया है। 5 जून को हुई थी आखिरी मुलाकातें, महिला की ओर से कहा गया। तो 1 घंटे तक मालिबू टाउन में विधायक के आवास पर हाई प्रोफाइल ड्रामा यहां पर चला है। कांग्रेस विधायक मामन खान पर गंभीर आरोप लगे हैं। और चलिए बात करेंगे उत्तराखंड की। उत्तराखंड में कब लागू होगा यूसीसी? सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया है। बिल का ड्राफ्ट तैयार हो रहा है। समुदाय विशेष की कोई हानि नहीं है। उत्तराखंड में 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले समान नागरिक संहिता लागू करने की तैयारी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में उन्होंने यूसीसी के लिए कमेटी बनाई थी। बिल्कुल अनिल, अब संक्षेप में एक राव शफात अली जी से प्रतिक्रिया। बिल्कुल राव साहब, अगर बात करें उत्तराखंड की, क्योंकि जो यूसीसी है चुनाव से पहले भी बीजेपी के लिए बड़ा मुद्दा था, लगातार मुख्यमंत्री भी कहते हैं कि जल्दी लागू करेंगे। किस तरीके की तैयारी सरकार की आपको लग रही है? अनिल देखिए, यूसीसी पर थोड़ा सा मुख्तलिफ राय है, लोगों की अलग अलग राय है, क्योंकि एक बड़ा वर्ग है वो ये मानता है कि यूसीसी लागू होना चाहिए, राज्य में नहीं बल्कि पूरे देश में होना चाहिए, हर एक राज्य में होना चाहिए। लेकिन कुछ वर्ग ऐसे हैं जो यूसीसी से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, वो इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा अनिल, तो उत्तराखंड एक ऐसा पहला राज्य होगा, अगर गोवा को छोड़ दें तो उत्तराखंड ऐसा पहला राज्य होगा जहां यूसीसी बहुत जल्द लागू हो सकता है। इसका जो ड्राफ्ट है वो मोस्टली लगभग अपने अंतिम चरण में है। बहुत सारी जो तैयारी है, खाका है, वो तैयार हो चुका है। जो इस ड्राफ्ट को तैयार कर रही हैं रिटायर्ड हैं जज
अंजना, तो वो अपना इस ड्राफ्ट को लेकर के जितने भी धर्म है, पंथ है, जाति हैं, वर्ग हैं, उन सबके जो प्रतिनिधि हैं उन सब से उन्होंने मुलाकात की है। इस पर लगातार जो सुझाव हैं वो चाहे ऑफलाइन सुझाव हो या फिर ऑनलाइन सुझाव हो, ये तमाम सुझाव यूसीसी को लेकर के उन्होंने लिए हैं। करीब 2 लाख ऐसे सुझाव हैं अनिल जो यूसीसी पर उत्तराखंड को अभी तक मिल चुके हैं। रंजना देसाई इसकी अध्यक्ष हैं। हालांकि इस ड्राफ्ट को एक बार राज्य सरकार से शेयर किया जा चुका है, लेकिन दोबारा फिर इस पर अलग तरीके से एक और खाका तैयार हो रहा है ताकि किसी तरह की कोई कमी ना रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि इस यूसीसी से किसी भी वर्ग के कोई अहित नहीं होगा, किसी का नुकसान नहीं होगा। विशेष समुदाय को अगर ऐसा लगता है तो ये बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं है, क्योंकि समान नागरिक संहिता सबके लिए, एक देश है एक कानून है या फिर एक राज्य एक कानून है, इस तरह से काम करेगी और किसी का भी अहित इसमें नहीं होगा। और यही वजह है कि अलग अलग धर्मों से और पंथों से इसकी राय ली गई है। बहुत सारे ऐसे सुझाव हैं जिनमें यूसीसी लागू करने के लिए लोग तैयार हैं, लेकिन कुछ सुझाव ऐसे भी हैं, कुछ समुदायों के सुझाव ऐसे हैं, धर्म के सुझाव ऐसे हैं कि जो यूसीसी उत्तराखंड में लागू नहीं करना चाहते। और अनिल, क्योंकि उत्तराखंड में जब चुनाव चल रहे थे विधानसभा के, तो ये मैनिफेस्टो था बीजेपी का। बीजेपी ने कहा था कि जब बीजेपी की सरकार उत्तराखंड में आएगी तो सबसे पहला काम यूसीसी लागू करना होगा। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जब शपथ ली थी, वो मुख्यमंत्री बने थे, तो उसके बाद से ही कुछ दिनों के बाद एक कमेटी बना दी गई थी रिटायर्ड अंजना देसाई की अध्यक्षता में, जो यूसीसी पर काम कर रही है। और ये वायदा जो है मुख्यमंत्री ने कहा है कि उन्होंने पूरा किया है। अब धीरे धीरे जब ये ड्राफ्ट पूरा हो जाएगा, फिर राज्य सरकार के पास आएगा, तो राज्य सरकार चाहती है कि इसमें किसी तरह की कोई खामी ना हो, क्योंकि दावा ये किया जा रहा है कि ये ऐसा ड्राफ्ट होगा अनिल कि जो दूसरे राज्य भी इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। उत्तराखंड जिस तरह से इस ड्राफ्ट को तैयार कर रहा है, तो इसीलिए इसमें इतना वक्त लग रहा है। एक्सटेंड किया गया है इस कमेटी को और बहुत शिद्दत के साथ, गंभीरता के साथ इस पर काम चल रहा है। और बहुत जल्द उम्मीद है कि ये जो ड्राफ्ट है राज्य सरकार के पास आएगा, इसका परीक्षण होगा और उसके बाद फिर कोई तिथि तय होगी और जब विधानसभा का सत्र होगा तो उसके पटल पर रखा जाएगा। उसके बाद जो भी प्रोसीडिंग होती है कानूनी तौर पर वो इसमें की जाएगी। लेकिन अभी सबसे बड़ा सवाल यही है कि कुछ लोग इस पर इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं, कुछ लोग यूसीसी को गलत मान रहे हैं और कुछ लोगों को तो बहुत बड़ा भ्रम है, एक विशेष समुदाय को बहुत बड़ा भ्रम है कि जो समान नागरिक संहिता है यानी कि सिविल कोड, तो इसको लेकर के उनको लगता है कि शायद सबकी ड्रेस एक जैसी हो जाएगी या खान पान एक जैसा हो जाएगा। जबकि जो ड्राफ्ट तैयार कर रही है कमेटी, उन्होंने बुद्धिजीवियों से बैठक की है, जो समुदाय के प्रतिनिधि हैं उनसे बैठक की और उनको बहुत बारीकी से यूसीसी के बारे में समझाया है। तब जाकर के कुछ लोग इस पर एग्री हुए हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारा ऐसा वर्ग है जो इस पर एग्री नहीं है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, ये ड्राफ्ट राज्य सरकार के पास जब पहुंचेगा तो उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य होगा जहां यूसीसी लागू हो सकता है। अनिल, बिल्कुल ठीक कहा राव साहब। और आपने कहा कि जो सुझाव दिए गए लोगों की तरफ से 2 लाख से ज़्यादा सुझाव आए हैं, आप भी तरह तरह के लोगों से मिलते होंगे। सुझाव किस तरीके के लोग दे रहे हैं, पक्ष में विपक्ष में? बनी हुई है इस वक्त की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो बारिश है वो यहाँ पर बनी हुई है। और ये बारिश जो है कहीं ना कहीं लगातार अगर जारी रहती है तो आफत को बढ़ाने वाली है। चंडीगढ़ की सड़कों पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो बारिश है वो यहाँ पर हो रही है। वहीं कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर सड़कें पानी से लबालब हो गई हैं। पंचकुला के अंदर भी इसी तरीके से रात भर जो बारिश है वो देखने के लिए मिली है। रुक रुक कर जो बारिश है वो होती रही है और इसी तरीके का अलर्ट करीब अगले 36 घंटे के लिए भी जारी किया गया है। अब ये देखना है कि ये बारिश इसी तरीके से अगर बिल्कुल। देखिए जितेंद्र, आपके पास हम पहुंचेंगे और देखिए यूसीसी को लेकर भी हम बात कर रहे थे और यूसीसी को लेकर जिस तरीके से राव शफात अली ने कहा कि कुल मिलाकर अब देखने वाली बात ये रहती है किस तरीके के जो सुझाव हैं वो आगे रखे गए हैं, क्या कुछ रहता है, क्योंकि गोवा में भी यूसीसी लागू है लेकिन उसे लेकर अभी तक एक भी शिकायत कोर्ट में नहीं गई है। चलिए रुक करेंगे, अगली बड़ी खबर की बात करेंगे। पंजाब के गुरदासपुर से बीजेपी सांसद सनी देओल का बयान, 2024 का इलेक्शन नहीं लड़ना चाहता, ये खुद उन्होंने कहा है। लोकसभा चुनाव न लड़ने की खुद उन्होंने घोषणा की है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, हाल ही में उनकी जो गदर 2 आई है काफी ज्यादा हिट भी हो रही है। अब ऐसे में बैक टू बॉलीवुड के बाद उनका ये फैसला, ये घोषणा उन्होंने की है। जी अनिल।
बिल्कुल, देखिए सनी देओल 2019 में पंजाब के गुरदासपुर से सांसद बने थे। उस वक्त के कांग्रेस के दिग्गज नेता सुनील जाखड़ को हराया था। मैं सीधा हरसिमरत के पास जाऊंगा। हरसिमरत, सनी देओल सांसद बन गए, सुनील जाखड़ को हराया था। अब सनी देओल चुनाव क्यों नहीं लड़ना चाहते, क्यों चुनाव से पीछे सनी देओल हट रहे हैं? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो इस खेल को आप समझिए कि ये कितना अमेजिंग है। जैसे कि अभी आपने बताया कि 2019 में सुनील जाखड़ जो उस वक्त कांग्रेस में होते थे और एक दिग्गज नेता माने जाते थे, उनको हराया था सनी देओल ने। एमपी वहां से बने थे गुरदासपुर से। पर अब सुनील जाखड़ जो हैं वो पंजाब भाजपा के प्रधान हैं और सनी देओल जो हैं वो खुद एमपी हैं, गुरदासपुर से भाजपा के एमपी हैं। हालांकि इनके रिपोर्ट कार्ड पर नजर मारी जाए तो इनका जो संसद काल रहा है, यानी कि हम बात करें संसद जाने की, तो वो कहीं पर भी नजर नहीं आता है। बहुत कम इनकी हाजिरी जो है वो संसद में देखी गई है। वहीं अगर बात की जाए हाल ही की, तो गदर 2 जैसे हमने देखा कि बहुत अच्छी सक्सेस पर गई है, तो उसको लेकर के पब्लिसिटी के दौरान सनी देओल को खास तौर पर देखने को मिला। हर जगह सनी देओल गए, उन्होंने अपनी जो प्रमोशन है वो की, तो इसको लेकर के वो लोगों के निशाने पर आ गए थे। गुरदासपुर की बात की जाए तो वहां पर सनी देओल के पोस्टर लगा दिए गए थे। बहुत बार इन्हें ढूंढने के पोस्टर भी वहां पर लगाए गए कि अगर किसी को मिलते हैं तो जरूर बताएं। उसके अलावा अगर विरोधियों की बात करें तो विपक्षी दल को इस बार मौका मिल गया था सनी देओल के ऊपर हमला बोलने का, और उनका कहना था कि इनके पास प्रमोशंस का टाइम है। पर गुरदासपुर या फिरोजपुर, जैसा कि हमने देखा कि ये जो इलाके हैं इनमें बाढ़ के हालात बहुत ज्यादा नाजुक हैं और बहुत समय से यहाँ पर पानी जो है बाढ़ का वो वहां पर नजर आ रहा है। तो ऐसे मौके में जब एमपी हैं वहां के सनी देओल वहां देखने को हमें नहीं मिले, तो इसको लेकर हरसिमरत, गदर 2 भले ही हिट चले गई, सुपरहिट मूवी चली गई, लेकिन गुरदासपुर में सनी देओल हिट क्यों नहीं हो पाए, उतने एक्टिव क्यों नहीं हुए? हल्के में लोकसभा क्षेत्र में कम आना जाना था उनका काफी। बिल्कुल अनिल, आपको बताएं कि पिछले अगर समय की बात की जाए तो गुरदासपुर में सनी देओल जब से एमपी बने हैं दिखाई ही नहीं दी है। हालांकि इक्का दुक्का इन्होंने कोई ना कोई एप्लीकेशन लिख के जरूर जो है आगे सेंटर तक भेजी थी, वो भी सामने आई थी, पर उसमें कोई भी हल जो है वो गुरदासपुर वासियों का नहीं हुआ। तो एक इंटरव्यू के दौरान सनी देओल ने ये बात कही है जी बिल्कुल। हरसिमरत और अनिल, आप हमारे साथ चर्चा में बने रहे और तमाम जो हमारे ब्यूरो चीफ थे, जिस तरीके से राज शफात अली उत्तराखंड से और स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी शिमला से, ब्यूरो प्रदीप ठाकुर हमारे साथ बने, तमाम खबरों के बारे में हमने यहाँ पर जानकारी ली। फिलहाल खबर की तह तक में इतना ही।